हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी जो नया सेक्शन स्टार्ट किए थे लास्ट क्लास में करंट के बारे में, क्लास 12 फिजिक्स के लिए। तो आज ये सेकंड लेक्चर है और हम पिछले क्लास में करंट का जो बेसिक इंट्रोडक्शन था कि करंट होता क्या है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ करंट, कैरियर्स ऑफ करंट, ये सब कुछ जनरल इंट्रोडक्शन टाइप के बातें हम डिस्कस किए थे। ओके, तो आज इसका नेक्स्ट लेक्चर। आज हमें जानना है एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, चार्ज मोशन से रिलेटेड। ठीक है, तो आज हमें जानना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। सी द हेडिंग, कंसेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, तो ये है क्या, इसको जानेंगे। और किसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ओके, मूव कौन कर रहा है। यहाँ पे जब करंट फ्लो करता है तो मूव कौन करता है, चार्ज मूव करता है। तो चार्ज का ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ पे देखेंगे। ओके, और इसको स्टडी करने के लिए हम पर्टिकुलरली एक मेटालिक कंडक्टर का केस लेंगे। हम लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे चार्ज कैरियर के टाइम पे, सॉलिड में अगर कंडक्टर है तो वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, चार्ज कैरियर्स। ठीक है, तो वही बात है, मेटालिक कंडक्टर अगर कोई होता है तो उसके अंदर चार्ज कैरियर का काम करता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये केमिस्ट्री उसका पूरा कंसेप्ट है कि उसके एटम्स में वो आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होकर रहते हैं न्यूक्लियस के साथ, तो वो इजीली वहां से निकल जाते हैं और वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। और जब वो फ्लो करेंगे कंडक्टर के अंदर, मेटालिक कंडक्टर के अंदर, तभी वहां पे करंट जनरेट होता है। ये कंसेप्ट है मेटालिक कंडक्टर में। तो उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो उसी को लेके ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझेंगे। ठीक है, इसका कंसेप्ट ठीक से जानेंगे। पहले जानते हैं कि ड्रिफ्ट क्या होता है। ड्रिफ्ट मतलब होता है खिसकना। ठीक है, एक पोजीशन में हम हैं, वो हमारा जनरल पोजीशन होना चाहिए एक्चुअली, पर हम थोड़ा सा किसी फोर्स की वजह से थोड़ा सा खिसक जाते हैं, वो होता है ड्रिफ्ट। तो कैसे फ्री इलेक्ट्रॉन खिसकते हुए जाता है उसको देखेंगे, यहाँ पे ड्रिफ्ट के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो कंसेप्ट ये है कि अगर कोई मेटालिक कंडक्टर है, सपोज मेटालिक कंडक्टर, यहाँ पे एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर लेते हैं, मेटालिक सिलिंड्रिकल कंडक्टर यहाँ पे लिया गया। तो अगर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई नहीं किए हैं इसको, ओके माइंड इट, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सप्लाई नहीं किए हैं, उसको दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं, अगर इसके दोनों एंड में कोई बैटरी कनेक्शन नहीं किए हैं, ओके, कोई पोटेंशियल डिफरेंस दोनों एंड्स पे मेंटेन नहीं किए हैं, तो उस केस में क्या होगा, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे होंगे। सपोज n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर है। तो होता क्या है, अगर कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है तो यहां पे एक टर्म हम जानेंगे, थर्मल एजिटेशन। थर्मल एजिटेशन, और इसको ऐसे समझेंगे कि जब कोई फील्ड अगर अप्लाई नहीं भी हुआ है तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके पास होता है एक एनर्जी, दैट इज थर्मल एनर्जी। ठीक है, उनके पास थर्मल एनर्जी होता है। तो उस एनर्जी की वजह से क्या होगा, वो सभी इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव करते रहते हैं विथ हाई वेलोसिटीज। ठीक है, अलग अलग हाई वेलोसिटी से वो रैंडमली उसके अंदर मूव करते रहते हैं। जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन है, सपोज इस तरफ u1 वेलोसिटी से गया, ये इस तरफ u2 से, ये इस तरफ गया u3 से, ये इस तरफ गया u4 से। ठीक है, वैसे ये इस तरफ गया un से, nth इलेक्ट्रॉन, सपोज n इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अलग अलग डायरेक्शन में रैंडमली मूव करते रहते हैं। किसके लिए, थर्मल एजिटेशन प्रोसेस से, थर्मल एनर्जी के लिए ये होता है। ओके, पर अच्छा, ये जो वेलोसिटी है u1 u2 u3 बहुत हाई अमाउंट का वेलोसिटी होता है। तो जब मूव करेंगे रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में, इधर गए उधर गए इधर गए, कुछ फिक्स नहीं है। पर अगर कंक्लूड करें ये बात कि फाइनली कहां पे आते हैं, तो हमें नहीं मालूम कहां पे आते हैं। ठीक है, नेट डिस्प्लेसमेंट किसी एक इलेक्ट्रॉन का क्या है, जीरो। नेट डिस्प्लेसमेंट किसी एक इलेक्ट्रॉन का जीरो हम कहेंगे, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि वो कहां जा रहे हैं। एक्सटर्नली कोई फोर्स उसके ऊपर नहीं पड़ रहा है, थर्मल एनर्जी है, इसलिए वो रैंडमली मूव किए जा रहे हैं। मतलब ऐसे बात है,
जैसे एक इलेक्ट्रॉन को लिए, ये ऐसे मूव किया, फिर ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे रैंडमली ऐसे आया, पर फाइनली हम क्या बोलेंगे कि ये वहीं पे ही आया, जहां से स्टार्ट किया वहीं पे आया, ऐसे इसको मानेंगे। नेट डिस्प्लेसमेंट हर एक इलेक्ट्रॉन का जीरो, नेट डिस्प्लेसमेंट हर एक इलेक्ट्रॉन का जीरो यहाँ पे। तो अगर नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो है, नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो अगर सभी वेलोसिटीज का एवरेज निकालें, u1 प्लस u2 ऐसे करके अगर un तक निकालें सभी वेलोसिटीज का, व्हाट दैट इज योर एवरेज, तो ये जीरो लेंगे इसको, नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो एवरेज ऑफ ऑल दिस वेलोसिटीज जीरो। ओके, ये पहला कंसेप्ट है। थर्मल एजिटेशन से वो रैंडमली मूव कर रहे हैं, हमें नहीं मालूम किस डायरेक्शन में पर्टिकुलर जाना है उनको, वो नहीं पता। तो उस केस में क्या होगा, उनके पास जो वेलोसिटीज है सभी इलेक्ट्रॉन का, सभी वेलोसिटीज को अगर हम एवरेज ओवर करेंगे तो उसको हम लेंगे जीरो। ये पहले हमें आइडिया रहना चाहिए, ये बात ठीक है। अभी ड्रिफ्ट में आए नहीं है, ड्रिफ्ट में कब आएंगे, जब कुछ ऐसा सेटअप करेंगे वहां पे कि करंट फ्लो कर पाए, तभी ड्रिफ्ट का प्रोसेस स्टार्ट होता है। अभी तक वो नहीं आया है, अभी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल नहीं है, कोई पोटेंशियल डिफरेंस दोनों एंड्स पे नहीं है। पहले ये क्लियर है, एवरेज वेलोसिटी ऐसे हम जीरो लेंगे। अच्छा, इसको मैं मिटा रहा हूं, नोट कर लेंगे। अब देखो, सपोज उसी कंडक्टर के लिए, ओके, सेम वही कंडक्टर के लिए सपोज यहाँ पे हम दे दिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज वहां पे एक बैटरी कनेक्ट कर दी। क्लियर है ये बात, एक बैटरी दोनों एंड से कनेक्ट कर दी। एक्चुअली हम सेल बैटरी के बारे में पढ़े नहीं है अभी तक, पर हमें जान लेना चाहिए कि ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है, उसके वजह से करंट फ्लो करना स्टार्ट होता है, वो तो पढ़ेंगे उसके ऊपर टॉपिक, ठीक है। बैटरी कनेक्ट करते हैं दोनों एंड पे, ये उसका पॉजिटिव टर्मिनल बोलेंगे, ये नेगेटिव टर्मिनल बोलेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे होगा क्या कि ये दोनों एंड पे एक पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ मेंटेन होगा, ठीक है। ये रहेगा हायर पोटेंशियल में क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, ये रहेगा लोअर पोटेंशियल में क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। दैट मींस एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा उसके अंदर इस डायरेक्शन में, ओके, इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर सेटअप हो जाएगा ड्यू टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस V सपोज। क्लियर है ये बात, इलेक्ट्रिक फील्ड ये वहां पे सेटअप हो गया। अब क्या होगा, अब ये होगा कि हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, एक फोर्स देगा। हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स देगा। किस डायरेक्शन पे देगा, इस डायरेक्शन पे देगा। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स उसको मिलता है, ये बात हमें पता है हमें, ठीक है ना। तो हर इलेक्ट्रॉन में कितना फोर्स अब आएगा, माइनस ई अमाउंट का फोर्स सभी को मिलेगा। क्लियर है, ये माइनस ई उसका चार्ज है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इतने अमाउंट का फोर्स हर एक इलेक्ट्रॉन को मिलेगा ड्यू टू दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ये हमें पता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से ये पढ़ते आ रहे हैं। अच्छा, फिर क्या होगा, अब फोर्स दिए हैं तो कुछ एक्सेलरेशन होगा, डेफिनेटली हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए कुछ एक्सेलरेशन हमें मिलेगा, ठीक है ना। एक्सेलरेशन कितना होगा, फोर्स बाय मास, तो माइनस ई बाय एम, इतना एक्सेलरेशन हमें मिलेगा। ये बात क्लियर है, इतना ही एक्सेलरेशन मिलेगा ना, फोर्स बाय मास ही होगा। m इज द मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो होता है 9.1 into 10 to the power minus 31 kg, नोट कर सकते हैं, ओके। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये फ्री इलेक्ट्रॉन, तो इतना एक्सेलरेशन सबको मिलेगा। तो क्या होगा फिर, मतलब वो एक्सेलरेटेड होके आगे बढ़ते जाएंगे, है ना। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे एक पार्टिकल है, इसको हमने एक फोर्स दे दिया, ठीक है, तुम्हारा 11th का कंसेप्ट, फोर्स दे दिए हम, इसके पास मास है, तो F/m उसको एक एक्सेलरेशन मिल गया, तो वो एक्सेलरेटेड होके आगे बढ़ेगा, फोर्स उसको दिए जा रहे हैं तो एक्सेलरेटेड होता जाएगा, मतलब उसका वेलोसिटी बढ़ता जाएगा। ये हम सीखे हैं, कंसेप्ट नहीं कहता है, पर यहां पे ऐसा नहीं होता, ओके। मैं एक बार रिकॉल करा दूं, लास्ट क्लास में हम डिस्कस किए थे सबसे पहले पूरा कि करंट इलेक्ट्रिसिटी ब्रांच कब आता है, जब चार्जेस का कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन होता है तो। पर यहां पे हम क्या देख रहे हैं,
एक्सेलरेशन इतना हो रहा है, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी तो नहीं होना चाहिए, एक्सेलरेटेड हो जाना चाहिए ये। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में तो हम डिस्कस किए थे कांस्टेंट वेलोसिटी होता है। डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ये है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन तो दिख रहा है हमें, पर एक्सेलरेटेड हो नहीं पाता इलेक्ट्रॉन का, एक कांस्टेंट वेलोसिटी ही मिलता है हमें यहाँ पे। देखेंगे कैसे मिलता है, देखते हैं एक्चुअली में होगा क्या। अब ये सब इलेक्ट्रॉन ऐसे, मतलब बस इलेक्ट्रॉन ही तो नहीं है उसके अंदर कि फोर्स दे दी तो वो एक्सेलरेटेड मूव करने लगे, कुछ और भी तो है ना। उसके अंदर आयंस हैं, उसके अंदर पॉजिटिव आयंस भी हैं, है कि नहीं। अब बना है तो वो पूरा का पूरा मेटल ही है ना, तो पॉजिटिव आयन भी है उसके अंदर, इलेक्ट्रॉन निकल भी गया तो जब वो इलेक्ट्रॉन फोर्स मिलेगा उसको मूव करने के लिए, तो मूव करते टाइम इन आयंस के साथ वो कोलाइड करता है। क्या करता है? कोलाइड करते हुए जाएगा, ना कि सिर्फ आयंस के साथ, बाकी इलेक्ट्रॉन के साथ भी वो कोलाइड करेगा। तो कोलिजन होते होते उसको आगे बढ़ना है। अब क्लियर है ये बात? तो होगा क्या, अब वो थर्मल एजिटेशन तो है, थर्मल एजिटेशन की वजह से उसका एनर्जी, उसके पास जो वेलोसिटी u1 था पहले वाले इलेक्ट्रॉन के पास, उसके लिए वो रैंडमली मूव कर रहा था। सी दिस, होगा क्या, रैंडमली मूव करते 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 वहीं पे आ रहा था फाइनली थर्मल एजिटेशन की वजह से। पर यहाँ पे एक्ट कर जाएगा ये E, तो हम कुछ ऐसा मानेंगे कि मूव करते करते आया, पर वहां पे नहीं आया, थोड़ा सा आगे खिसक गया वो। समझ में आ रहा है मैं क्या क्या बोल रहा हूं यहाँ पे? अगर ये E नहीं होता तो ये होता, मूव करते जाता रैंडमली, पर फाइनली हम क्या बोलते कि वो वहीं पे आया, नेट डिस्प्लेसमेंट 0। पर क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो फोर्स दे रहा है, तो वो वहां पे नहीं आया, थोड़ा सा आगे खिसक गया, थोड़ा सा आगे ड्रिफ्ट हो गया। ये है ड्रिफ्ट, ड्यू टू दैट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E। ठीक है, तो थोड़ा सा ड्रिफ्ट हो गया। पर वो जो ड्रिफ्ट हुआ, क्या उसको एक्सेलरेशन मिला? हाँ मिला था एक्सेलरेशन, पर क्योंकि वो कंटिन्यूअसली कोलाइड करते 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 उसको आगे बढ़ना है, इसलिए क्या हो गया, वो इंक्रीजिंग वेलोसिटी मेंटेन कर ही नहीं पाया। अब उसके पास u1 है वेलोसिटी, सीरीज u1 वेलोसिटी है पहले, ठीक है। अब एक्सेलरेशन a है, तो उसको एक वेलोसिटी मिल जाना चाहिए v, मिल जाना चाहिए। अब जब v मिलेगा तो फिर a एक्सेलरेशन काम करेगा, तो और एक वेलोसिटी फिर मिलना चाहिए v डैश, ऐसे मिलते रहना चाहिए। पर ये नहीं होता, ये नहीं होता, ठीक है। u1 था, एक्सेलरेशन a था, तो एक वेलोसिटी मिला v, पर वो भी कब तक लास्टिंग किया, जब तक उसका कोलिजन नहीं हुआ। एक बार कोलिजन जैसे हो जाता है, वो गेन होने वाला वेलोसिटी अब लॉस हो जाता है। समझ में आ रहा है? अगर कोलिजन नहीं होता, आगे बढ़ते जाता तो और वेलोसिटी बढ़ता और वेलोसिटी बढ़ता, एक्सेलरेटेड है, पर ऐसा नहीं होता। एक्सेलरेशन की वजह से दूसरा वेलोसिटी मिलता है, पर वो लॉस हो जाता है ड्यू टू कोलिजन। फिर से वो हो गया, अब फिर से वो क्या करेगा, u1 से स्टार्ट करेगा, थर्मल एजिटेशन तो है ना, ठीक है ना। तो फिर से उसको वेलोसिटी मिलना है। तो अगर सभी इलेक्ट्रॉन को ऐसे जो वेलोसिटी उनको मिलेगा, उनका अगर एक एवरेज निकालें, तो हम यहाँ पे ये कहेंगे कि हर इलेक्ट्रॉन के लिए फाइनली एक कांस्टेंट वेलोसिटी यहाँ पे मेंटेन हुआ। सबका एवरेज निकालेंगे, वो एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी ही बन जाएगा सभी इलेक्ट्रॉन के लिए, और कहेंगे कि उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से वो ड्रिफ्ट होते होते जा रहे हैं। क्या होते होते? ड्रिफ्ट होते होते जा रहे हैं, और उसी कांस्टेंट वेलोसिटी को, उसी एवरेज वेलोसिटी को हम बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। समझ में आया? कंसेप्ट है, अच्छे से क्लियर होना है। यहाँ पे थोड़ा सा जो इमेजिनरी पॉइंट है उसको भी फील करते हुए जाना है। पहला इमेजिनरी पॉइंट क्या था कि हाँ वो थर्मल एजिटेशन से इधर उधर घूम रहे हैं, बट नेट डिस्प्लेसमेंट 0। इस चीज को थोड़ा सा फील आना चाहिए। नेक्स्ट क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड दिए हैं, आगे बढ़ते जाना चाहिए, पर नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। एक्सेलरेटेड होके आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि कोलाइड होते रहता है, तो वेलोसिटी लॉस होते रहता है। तो अब हर इलेक्ट्रॉन को लेके अगर हम एवरेज वेलोसिटी निकाल दें, वो जो गेन वेलोसिटी से सभी का एवरेज निकाल दें,
तो वो एवरेज वेलोसिटी हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए एक कांस्टेंट वेलोसिटी जैसा बिहेव करता है। क्या होने के लिए? आगे ड्रिफ्ट होने के लिए। उस एवरेज वेलोसिटी को हम बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको क्लियर होके रहना। अब आए इस पे मैथमेटिकल पे, ठीक है। तो यहाँ पे वो सब प्रोसेस होना है। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है वो उस थर्मल एजिटेशन वाले U1 U2 उस वेलोसिटी से बहुत ही कम होता है, और स्मॉल अमाउंट का वेलोसिटी वो होता है उसके कंपेयर में, ठीक है ना। तो इतना एक्सेलरेशन है। तो चलो यहाँ पे कंसीडर करते हैं पहले इलेक्ट्रॉन को। उसके पास पहले वेलोसिटी था U1, पता है हमें, ड्यू टू थर्मल एनर्जी उसके पास वेलोसिटी था व्हाट? U1। एक्सेलरेशन काम करेगा A, इतना एक्सेलरेशन काम करेगा। सपोज वो एक्सेलरेशन τ1 टाइम के लिए, टाउ सीधी सिंबल, टाउ पता है ना, सिंबल तो पता ही होगा, τ1 टाइम के लिए वो एक्सेलरेशन काम किया। दैट मींस मैं क्या बोल रहा हूं, τ1 काम किया मतलब क्या? कि वो जो वेलोसिटी गेन करेगा वो लॉस होने तक, मतलब जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, सपोज यहां किसी आयन के साथ टकराया, टकराने के बाद अब दूसरे आयन की तरफ ये बढ़ेगा टकराने के लिए, टकरा ही तो रहा है ना आगे बढ़ने के लिए। तो टकराने के लिए जब आगे बढ़ेगा, ये जो टाइम है इसको मैं बोल रहा हूं τ1, इसको ही मैं बोल रहा हूं τ1, क्योंकि यहाँ पे तो ये एक्सेलरेटेड जैसा बिहेव करेगा, एक वेलोसिटी गेन करेगा पर यहाँ पे जाके वो लॉस हो जाएगा, फिर U1 से स्टार्ट करेगा, ऐसी बात है, ठीक है ना। तो यहाँ पे उसको हम τ1 बोल रहे हैं। तो अगर ये τ1 है तो कितना वेलोसिटी वो गेन करेगा? V1 सपोज, तो उसको हम लिखेंगे U1 प्लस A τ1। ये क्लियर है फॉर्मूला, ये इक्वल टू U प्लस AT से इतने टाइम के लिए। तो ऐसे सभी इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम निकालें तो वैसे ही V2 इक्वल टू होगा U2 प्लस A τ2, ऐसे ही निकालते जाएं। Vn इक्वल टू nth इलेक्ट्रॉन के लिए Un प्लस A τn, ऐसे ही मिलेगा डिफरेंट वेलोसिटी हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए। अब क्या करेंगे, इन सभी का एवरेज निकालेंगे, एवरेज ऑफ ऑल दिस, उसको हम Vd नाम देते हैं। V और D क्यों लिख रहे हैं ये सबको मालूम हो ही रहा होगा, D क्यों लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो Vd होगा इन सबका एवरेज, मतलब V1 प्लस V2 ऐसे करते जाएंगे अप टू Vn डिवाइडेड बाय n, एवरेज निकालेंगे। दैट विल बी U1 प्लस A τ1 प्लस U2 प्लस A τ2, ठीक है। सभी का अलग अलग ये टाइम को लिए हैं। Vn के लिए Un प्लस A τn, क्लियर है, डिवाइडेड बाय n, यही होगा। दैट इज इक्वल टू, अब इसको सेपरेट करके ऐसे लिखते हैं U1 प्लस U2 प्लस अप टू Un डिवाइडेड बाय n प्लस बाकी क्या रहा A इंटू τ1 प्लस τ2 अप टू τn डिवाइडेड बाय n, ये रहेगा अगर टू पार्ट्स में डिवाइड कर दे तो। अब ये वाला टर्म तो हमें जीरो ही लेना है, पहले से ही बात कर रहे हैं। थर्मल एनर्जी की वजह से जो वेलोसिटीज था उनका एवरेज जीरो, पहले से ही बात कर चुके हैं इसके बारे में, ठीक है ना। तो ये अगर जीरो हो गया तो बाकी इतना टर्म रहा, उसको मैं लिख रहा हूं A टाउ, ठीक है, Vd इक्वल टू A टाउ, ठीक है, ये स्मॉल v लेना है, स्मॉल v। तो Vd इक्वल टू A टाउ, तो टाउ मैं किसको लिख रहा हूं, इसको मैं लिखा हूं टाउ, ओके, यहाँ पे लिख देता हूं टाउ, में लिखा हूं इस एक्सप्रेशन को, टाउ इक्वल टू τ1 प्लस τ2 अप टू τn डिवाइडेड बाय n, ठीक है। और इसको कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ये जो एवरेज एक तो हम निकाले हैं, रिलैक्सेशन टाइम मतलब एक कोलिजन हो रहा है और एक कोलिजन हो रहा है, दोनों के बीच में रिलैक्स थोड़ा सा जो मिला है इलेक्ट्रॉन को, वो टाइम, एवरेज को हम बोल रहे हैं रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन है, और ये जो Vd हमें मिला है, इस Vd को, Vd जो हमें मिला है, Vd इक्वल टू A टाउ लिखेंगे, और अगर इसको यूज कर दे एक्सेलरेशन की जगह पे तो माइनस E बाय m इंटू टाउ, ठीक है, ये एक्सप्रेशन, ओके। तो इसी Vd को ही हम बोल रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, एवरेज गेन वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन दैट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, वो होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट होता है, ऐसा नहीं है कि फोर्स देती मतलब पूरा एक साथ भाग गए, नहीं, उनका वो रैंडम मोशन भी तो हो रहा है ना। तो ड्रिफ्ट होते हुए खिसकते हुए जाते हैं। थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा ये, पर यही है बात, कंसेप्ट यही है। ओके, तो वो रैंडम मोशन को अगर हम काट दें तो एज ए होल ऐसे भी हम दिखा सकते हैं इसको, सीधे डायग्राम में ऐसे भी हम इसको दिखा सकते हैं कि ये सभी इलेक्ट्रॉन है और सभी ऐसे आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे ही दिखाएंगे। रैंडम मोशन को नहीं भी दिखाएंगे तो भी अब चलेगा, ये भी है बात, ठीक है ना। तो ये हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। समझ में आ रहा है ड्रिफ्ट प्रोसेस हुआ कैसे, कंसेप्ट है। इसको कंफ्यूजन लगे बार बार वीडियो देखो, मैं तो कहूँगा बुक से फॉलो करो, अच्छे बुक है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी करते हैं, ठीक है। पर कंसेप्ट क्लियर हो जाना, फॉर्मूला डायरेक्ट करना कुछ मतलब बड़ी बात नहीं है, ये तुम्हें दिख रहा है सिंपल मैथमेटिक्स है, पर कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ड्रिफ्ट हो क्या है, हो क्यों रहा है, ठीक है ये बात। तो ये हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। पर हम तो पढ़ रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ रिलेशन होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में, आई जो हम पढ़े थे लास्ट क्लास। तो उस रिलेशन के बारे में आप थोड़ा सा देख लेते हैं, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो देखते हैं ये टॉपिक, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसको हम क्या लिखे थे, सिंबल इसका Vd, ठीक है ना, Vd, और इलेक्ट्रिक करंट होता है I, दोनों के बीच में रिलेशन देखेंगे। सो दिस सेट ऑफ एक कंडक्टर है, ये सिलिंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, कैपिटल A जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सिलिंड्रिकल मेटालिक कंडक्टर है। तो इसको हम एक वायर से कनेक्ट कर दिए बैटरी से, एक ठो बैटरी का वोल्टेज V है। कि बैटरी होता क्या है, बैटरी का वोल्टेज क्या होता है, ये सब हम सीखेंगे आगे, पर क्योंकि हम ऑलरेडी 10th क्लास में कुछ ना कुछ आइडिया है, उसी के बेसिस पे ये समझ सकते हैं ना, ठीक है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस इसका V है, वोल्टेज इसका V है। तो इसके अंदर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, ये सब फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो इनका मोशन इस तरफ वैसे ही दिखाएंगे, अंदर वो सब प्रोसेस हुआ है, वो जो रैंडम मोशन होके ड्रिफ्ट होते होते वो वही है, सभी को नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल। तो इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करते हैं, लास्ट क्लास डिस्कस किए थे, लोअर टू हायर पोटेंशियल, तो ऐसे ही आएंगे ये, करंट ऐसे जाएगा, कन्वेंशनल करंट पता है ना, तो ये ऐसे जाएगा करंट, आई अमाउंट का करंट है सपोज। अच्छा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहे हैं, तो यहाँ पे V क्या हो गया, कैपिटल V जो है पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर्स, ऐसे ही मानेंगे। ओके, अब देखो यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, इसका लेंथ तो L है, बात कर ही रहे हैं। अब देखो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी सपोज है Vd, कितना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, Vd अमाउंट का ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ये बात भी क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं सपोज n, स्मॉल n यहाँ पे लेते हैं, ठीक से, वहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोल रहे थे इससे पहले, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे बोलेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है स्मॉल n, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम, इसको याद रखना। अच्छा, तो अगर ये पर यूनिट वॉल्यूम n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इतने वॉल्यूम में कितने टू इलेक्ट्रॉन होंगे, हाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर कितने होंगे, इनटू वॉल्यूम करेंगे, n इनटू इसका वॉल्यूम, कितना होगा वॉल्यूम, a इनटू l होगा, पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, तो इसका एरिया तो a है, लेंथ l है, तो a इनटू l होगा। ओके, सो NaL इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दैट कंडक्टर। अगर ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो कितने अमाउंट का चार्ज है, चार्ज का अमाउंट क्या होगा, चार्ज का अमाउंट होगा NaLe, ये होगा चार्ज का अमाउंट। E क्या होता है, स्मॉल e जो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, दिस इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, हमें पता है ये एक इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है, तो इतना होगा उसके पास चार्ज, ठीक है ये। अब अगर करंट निकालें
करंट I इक्वल टू, टाइम के साथ डिवाइड करते हैं चार्ज को। हम क्या करते हैं, लास्ट क्लास पढ़े थे, चार्ज को टाइम के साथ डिवाइड करते हैं। दिस इज इक्वल टू, चार्ज की जगह पे लिखेंगे कितना, NaLe डिवाइडेड बाय टाइम के जगह पे क्या लिखेंगे, सीरीज। हमें मालूम है ये फॉर्मूला कि वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, मालूम है हमें ये, ठीक है। ये दैट मीन्स टाइम अगर निकालेंगे, टाइम इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी होगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी, एक चार्ज अगर यहाँ पे है, इतना डिस्प्लेस होना है, यहाँ से लेके इतना डिस्प्लेस होना है, तो उसको कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, उसका L डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है ना। इतना डिस्प्लेस होके आना है तो L डिस्प्लेसमेंट होगा, इतने पोटेंशियल डिफरेंस में है ना, तो L डिस्प्लेसमेंट होगा। और वेलोसिटी की क्या लेंगे, और बस ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उनके पास और इतना डिस्प्लेसमेंट है, तो टाइम इक्वल टू L बाय VD। क्लियर है ये बात, तो यहाँ पे यूज करेंगे L बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो कितना मिला हमें, L यहाँ पे कैंसिल होगा, VD ऊपर जाएगा, तो NaE VD, ठीक है ये पॉइंट, NaE VD। तो करंट I इक्वल टू दिस मच, करंट I इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, I इक्वल टू NaE VD, ठीक है। द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है ये बात। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे मिलेगा, वो वाला फॉर्मूला क्या था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर्मूला अभी ये पढ़े हैं, इट इज माइनस ई टाउ बाय m, यही था, ठीक है। यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे देखो, अगर ये लेंथ L है, पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो E की जगह पे कुछ ऐसा यूज कर सकते हैं, कैपिटल E की जगह पे V बाय L, ये टाउ m हो गया, ये हो सकता है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बाय लेंथ, ये होता है फॉर्मूला है, मालूम है। तो ऐसे ये वाला फॉर्मूला यूज करके हम VD निकाल सकते हैं, कैपिटल V क्योंकि दिया है, यहाँ पे L दिया है, तो VD को अगर यहाँ पे यूज कर देंगे तो वी कैन फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है ये बात। तो इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में ये हो गया रिलेशन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, ठीक से समझ के पढ़ेंगे आगे। क्वेश्चंस इससे न्यूमेरिकल इन्हीं फॉर्मूले से ही होता है। ओके, तो ये हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। नेक्स्ट क्लास में करंट इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड आगे बढ़ेंगे और कंसेप्ट जानेंगे, ठीक है।